पर इतनी गुर्बत है, तो वहाँ पर इतना इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत थी बिल्डिंग के ऊपर? आप क्या कहेंगे सर? आलू जी, पहली बात तो ये कि ये बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट है, बोथ इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए भी। कि आपकी भी पार्लियामेंट बंद हो गई है, हमारी भी बंद है, पुरानी वाली, बट हमने नई शुरू कर ली है। नाउ वी आर गोइंग टू अ न्यू एरा। लोग कहते हैं कि नई चीज की जरूरत क्या है। देखिए, जब आप तरक्की करते हैं, हम अपनी फैमिली में भी देखें, जब हमारी फैमिली तरक्की करती है, हमारी इनकम्स इंक्रीज होती हैं, हम भी सोचते हैं कि एक नया घर होना चाहिए, नई गाड़ी आनी चाहिए, नए कपड़े आने चाहिए। सो वी थिंक ऑफ समथिंग न्यू। हिंदुस्तान आज की डेट में तरक्की कर रहा है। वी आर बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। अगले 2-3 साल में हम फोर्थ और थर्ड इकोनॉमी पे आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। व्हाई नॉट हैव अ न्यू हाउस? एंड दिस पार्लियामेंट जो है, वी कॉल इट एज अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। सो एक 70-80 साल पुरानी बिल्डिंग को हमने छोड़कर एक नए एरा में आ रहे हैं, वेयर वी आर ट्राइंग टू शो न्यू इंडिया। सो आज अगर लोग बोलते हैं कि गुर्बत है, अभी गुर्बत कम हुई है और उसके ऊपर काम चल रहा है, किसको कम किया जाए, पर उसके साथ डेवलपमेंट को एंड न्यूनेस को तो रोक नहीं सकते ना। सो ये जो है स्टेटमेंट की गुर्बत है तो हम कोई भी चीज नहीं ना करें, दैट मींस गुर्बत है तो हम नई सड़कें भी ना बनाएं। सो दिस इज नॉट अ जेन्युइन कमेंट, इट वाज अ नीड ऑफ द आवर। वी आर एंटरिंग इनटू नेक्स्ट 25 इयर्स, जिसको हम अमृत काल का समय बोलते हैं, वेयर इंडिया एट 100 वो कैसा होगा। मोदी जी ने उसका विजन दिखाया हिंदुस्तान को। वी वांट टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। जब हम 100 साल अपने आजादी के पूरे होंगे, उसके लिए आपको सिंबल्स भी वैसे चाहिए होते हैं। ये आपको पार्लियामेंट, ये हिंदुस्तान का बनाया हुआ, दिस इज बाय द पीपल, बिल्ड बाय पीपल ऑफ इंडिया, आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया। सो ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर गर्व करना चाहिए, बट क्या करें, ऑपोजिशन के लोग हैं, उनका काम ही है। सुमित भाई, इंडिया की जो नई पार्लियामेंट बन रही है, सुनने में आ रहा है कि बिल्डिंग तो बहुत खूबसूरत है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, सारा कुछ है, लेकिन उसमें ऑपोजिशन क्यों नहीं आ रही? लोग तो इस तरह की इमारतें जो बनती हैं, उनके ऊपर एक नेशनल कंसेंसस होता है। उन्होंने एक कलेक्टिव डिसीजन लिया है कि हमने इसका जो इनॉग्रेशन में नहीं जाना। ये क्या मसला क्या है? देखिए, डेमोक्रेसी में हर एक को राइट है, आए ना आए, ये बैठे ना बैठे, बैठे रहे खड़े रहे, उसमें कोई आपत्ति नहीं। देखिए, 25 पार्टियां आ रही, कोई 19-20 पार्टियों ने डिसाइड नहीं आ रही, उनके राजनीतिक विरोध है। देखिए, शिवसेना मोदी जी ने एक नया डॉक्ट्रिन शुरू किया, डेवलपमेंट डिलीवर्ड। होता क्या था कि हमने बोले जी हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फाउंडेशन स्टोन डाल दी, अपना बोर्ड लगा दिया वहां पे। अरे बनेगा 20-30 साल में, तब देखेंगे किसकी सत्ता होगी, वो देखेंगे, हमने क्या करना। और मोदी जी का स्टाइल क्या है? डेवलपमेंट डिलीवर्ड। फाउंडेशन स्टोन भी डालते, इनॉग्रेशन भी करते, 5 साल कुछ भी काम करें, 5 साल में फाउंडेशन स्टोन भी, 5 साल के टेन्योर में इनॉग्रेशन भी, ये दोनों कर देते हैं। अब ये जो नया रेवोल्यूशन आया भारत में, जिसे कहते हैं डेवलपमेंट डिलीवर्ड की राजनीति, बहुत लोगों को दिक्कत दे रही है। पेट में दर्द हो रहा, हजमा थोड़ा खराब हो रहा। अब जिसका हजमा खराब होगा, घर पे रेस्ट करेगा, कोई बर्नौल लगाएगा, कोई कुछ करेगा। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, कांग्रेस के टाइम में करीब 10 साल पहले बोला था 3000 करोड़ लगेंगे बनाने में नया पार्लियामेंट। फिर बोला जी बनने में 5-7 साल, 10 साल लगेंगे। मोदी जी ने 10 साल बाद 900 करोड़ में पार्लियामेंट बनाया, 900 कुछ करोड़ में, ठीक है, 1/3 1.5 साल में बना के खड़ा कर दिया। तो अब ये जो एक माइलस्टोन मोदी जी रख के आ रहे हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत आपको बताऊं चीमा साहब क्या है? अब जब कहीं भी फाउंडेशन स्टोन लगता है, उसमें नाम आता है इनॉग्रेटेड बाय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नॉट कास्टिंग हिज नेम ऑन द स्टोन, बट ऑल्सो ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, क्योंकि अगला पार्लियामेंट 100 साल 150 साल बाद बनेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर अनदर रिएक्शन वीडियो ऑन पाकिस्तान। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया, यूएसए और चाइना का ग्रोथ के साथ साथ अप्रोच क्या है होता है दुनिया की तरफ से, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखिए लेते हैं कि देखिए यूएसए का क्या अप्रोच है। देखिए यूएसए जितना ग्रो करता गया ना, स्पेशली आप देखिएगा 1945 जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, उसके बाद से उन्होंने कोल्ड वॉर में अपने आप को मतलब झोंक लिया। उसके बाद उन्होंने इराक में अटैक किया, लीबिया में, अफगानिस्तान में, सीरिया में, यमन में, जोकरन में। ऑलरेडी उन्होंने ऑलमोस्ट 4.5 मिलियन जो मुस्लिम्स हैं उनको मार दिया। मतलब रफली आप सोच लीजिए 4 करोड़ मुस्लिम हैं, 45 लाख मुस्लिम्स उनको मार दिया डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद यूक्रेन में भी वही सेम सिचुएशन है, क्रिश्चियन को मार दिया। इवन यूगोस्लाविया में वही हुआ था, जो क्रिश्चियन को ही मारा था यूएसए ने। और सिस्टमेटिकली यूएसए कोशिश करता है कि इंडिया पाकिस्तान में ये जो नफरत है इसको थोड़ा और बढ़ा के हिंदू को भी मारा जाता है। एंड पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान देखिए एग्जैक्ट उनका तो फॉरेन पॉलिसी होता नहीं है, लेकिन यूएसए का जो गन पकड़ता है ना, गन पकड़ के टिगर दबाता है, वो है पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद देखिए चाइना देखिए जितना तरक्की किया ना, तरक्की के टाइम पे उन्होंने किसी के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं किया, किसी के साथ नहीं। उनका जब तरक्की एक जगह पे आकर रुक गया है, उसके बाद उन्होंने क्या किया है, ये सब जगह में अपना मतलब वो जो एक्सपेंशन पॉलिसी है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया। तो इंडिया का भी ग्रोथ ऐसा ही रहेगा। मान लीजिए ये जो ग्रोथ फेज में ना, इंडिया आई डोंट थिंक किसी के साथ झगड़ा करने की जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो सकता है क्या होगा वो तो मेरे को नहीं पता, वो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगा। सिमिलरली आप चाइना में देखिए कोविड के बाद जो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो जो सेक्टर है वो पूरा एकदम ठप हो गया, मतलब वो ग्रो नहीं कर रहा है। सिमिलरली आप देखिए कोविड की वजह से वियतनाम, आप बोल दीजिए जितना भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, लाइक इंडोनेशिया, म्यांमार,
यहाँ पे देखिएगा जो मैन्युफैक्चरिंग है, इवन इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ऊपर आ चुका है। पाकिस्तान में वो एनवायरनमेंट है नहीं, पाकिस्तान में तो कुछ अलग लेवल का बिजनेस मॉडल है, तो वो पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए वहां पे नहीं हुआ है। और इंडिया का देखिए जब कोविड हुआ था ना, उस टाइम पे इंडिया ने एक काम किया था कि जो जितना छोटा कंट्रीज है ना उनको सब वैक्सीन देना स्टार्ट कर दिया था। और इंडिया का जो वैक्सीन है ना वो बहुत इफेक्टिव है कंपेयर टू आप चाइनीज वैक्सीन ले लीजिए या यूएस यूरोप का वैक्सीन ले लीजिए, बहुत इफेक्टिव था, लो कॉस्ट था और उन्होंने क्रिएट किया था। उसके बाद इंडिया ने कहीं पे भी डिजास्टर है, मान लीजिए कहीं पे फ्लड आ गया, कहीं पे वॉर चल रहा है, तो वहां पे जाके भी हेल्प करने की कोशिश किया। फॉर एग्जांपल रिसेंटली टर्की में जब अर्थक्वेक आ गया था, इंडिया ने अपना जो टीम है उसको भेज दिया था। तो इससे क्या होता है कि इंडिया का एक छवि, डिफरेंट छवि क्रिएट होता है। लेकिन पाकिस्तान में आप देख लीजिए, वो कर्जा, लोगों को गाली गलौज, इसको मारना उसको मारना, यही चल रहा है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान इसके बारे में क्या बोलते हैं, हम वो सुन लेते हैं। बहुत ज्यादा अवॉइड करेगा। अमेरिका ने तो नहीं अवॉइड किया। अमेरिका को तो हमने देखा, उन्होंने इराक के ऊपर भी वो चढ़ दौड़े, अफगानिस्तान पे भी चढ़ दौड़े, सूडान पे भी चढ़ दौड़े, लीबिया पे भी चढ़ दौड़े। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इंडिया इस तरीके से करेगा, क्योंकि इंडिया का जो माइंडसेट नजर आता है वो कुछ और तरीके से, वो कारोबार के जरिए दुनिया के ऊपर अपना दाग बिठाना चाहते हैं। सुनने में ये खबरें आ रही है कि चाइना पीछे हो सकता है और इंडिया उस पोजीशन को संभाल सकता है। हमारी मेंटालिटी पता क्या है कि भाई हमारी आर्मी बहुत आगे है। क्यों? हमारी आर्मी जो है ना, वो जो पाउंड उठाती है ना वहाँ पे बॉगा बॉर्डर पे, वो इंडिया की आर्मी से ऊंचा उठता है। 2001 में इकोनॉमी के हवाले से नोबेल प्राइज जीतने वाले माइकल स्पेंसिस का मानना है कि इंडिया का वक्त आ गया है, आने रहा आ गया है। एवरीवन नोज दैट इंडिया इज नंबर 1। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि वो उसके ऊपर काफी काम कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे उसके मुकाबले में बिल्कुल काम नहीं हो पा रहा। और यहीं पर जब इस सबको हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो जीडीपी है वो 0.3% हो गई है, जबकि इंडिया की जीडीपी जो है वो 7% से ऊपर जा रही है। कैसे देखने इस सिचुएशन? सबसे पहले तो ये देखें ना कि मोदी सरकार जो है 10 साल तक मोदी सरकार ही वहाँ पे एक टिकी हुई है। वो देखें वो कहाँ तरक्की कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ पे जाए जा रहे हैं, बस ये दिखाते हैं जी। वो देखें जी, ये वहाँ पे ये हो गया, उनके फसादात चल रहे हैं, उनकी आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, उनके खालिस्तान चल रहा है। तो जी बात हम किसकी कर रहे हैं कि क्या इंडिया चीन को पीछे छोड़कर आलमी सुपर पावर बन सकता है? अच्छा, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन के मुताबिक इंडिया ने चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बना है। क्या इंडिया चीन की बराबरी कर सकता है या अपने इस आलमी सुपर पावर पड़ोसी को पीछे छोड़ सकता है? मुख्तलिफ चीजें हैं, इकोनॉमी है, जियोपॉलिटिकल आपका जो इन्फ्लुएंस है वो है, इसके साथ साथ आपकी जो आर्मी की ताकत होती है या डिफेंस पावर होती है आपकी, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। कहा यह जा रहा है कि अभी चीन को इंडिया पर एक अच्छी खासी बर्तरी हासिल है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि ये सूरत हाल तब्दील हो सकती है और बहुत जल्द तब्दील हो सकती है। 2001 में इकोनॉमी के हवाले से नोबेल प्राइज जीतने वाले माइकल स्पेंसिस का मानना है कि इंडिया का वक्त आ गया है, आने रहा आ गया है। ये उन्होंने वर्ड यूज किया। स्टेफनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डीन और प्रोफेसर साहब ने बताया कि इंडिया चीन के बराबर पहुंच जाएगा। चीन की माशी यानी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसकी जो रफ्तार है वो काफी स्लो है, मगर इंडिया की कम नहीं होगी। बल्कि बहुत सारी चीजें ऐसे, नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, नई एयरलाइंस आ रही हैं, प्राइवेट जेट्स बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ वंदे भारत एक बहुत बड़ी खूबसूरत ट्रेन है जो इंडिया के नॉर्थ टू जिसे कहते हैं ना कि ईस्ट टू वेस्ट कनेक्ट करती है इंडिया को। एक तेज रफ्तार 180 प्लस किलोमीटर की ट्रेन है। इस तरह की वो सारी चीजें ये काउंट करती है आपके इस लेवल पे आने के लिए कि आप एक सुपर पावर है, ग्लोबल सुपर पावर है या नहीं है, या आप उसके करीब हैं। अगर बॉलीवुड की बात करते हैं तो उसमें चाइना ने भी अभी रिसेंटली यानी 2020 में और 2021 में उन्होंने हॉलीवुड को पीछे छोड़ा है। तो ये चीजें यानी इसका मतलब ये है कि जो कंपटीशन है वो इंडिया वर्सेस चाइना ही चल रहा है बहुत सारी चीजों में, क्योंकि इंडिया का अमेरिका का इन्फ्लुएंस रहा है दुनिया भर में, इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी शायद किसी हद तक मौजूद है, काफी हद तक मैं कहूंगा, लेकिन बहुत हद तक नहीं है। उसमें उस जगह को देखने में आ रहा है कि उस स्पेस को शायद इंडिया बहुत तेजी के साथ कवर अप कर रहा है। वो जापान की बात करें, वो ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वो यूरोपीय यूनियन की बात करें, वो गल्फ की बात करें, कोई जगह ऐसी नहीं है कि वहां पे हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस मौजूद ना। वो रशिया की बात करें या फिर यूक्रेन की बात करें। अभी रिसेंटली जब G7 का इजलास था तो वहां पे जितने भी वर्ल्ड लीडर्स आए थे वो सबकी ये कोशिश थी कि वो किसी तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मिल जाए, जाके गले मिले, जाके उनसे बात करें। क्यों? इसका मतलब ये है कि जो पावर है वो शिफ्ट हो रही है और शायद ऐसा लग रहा है कि काफी तेजी के साथ ये तब्दीलियां रूनुमा होती हुई नजर आ रही है। और जो वर्ल्ड लीडर्स हैं यानी G7 का जो फोरम है उनको ये बात बड़ी क्लियर हो चुकी है कि भाई अब इंडिया एक और लेवल पे गेम खेलता है। और यहीं पर जब इस सबको हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो जीडीपी है वो 0.3% हो गई है, जबकि इंडिया की जीडीपी जो है वो 7% से ऊपर जा रही है। कैसे देखने इस सिचुएशन? इंडिया की मिसालें देते हैं और बड़े हैरत से कहते हैं जी कि इंडिया का जो है वो जीडीपी 7% और फलां परसेंट हो गया और हमारा 0% पे अटक गया। लेकिन आपको ये नजर नहीं आता कि ये जीडीपी इंडिया का जो हो रहा है और ये तरक्की हो रही है उसके पीछे एक पूरा एक फलसफा, एक पस मंजर है।
और उसका सीधे सीधी जो है एक लॉजिकल, रेशनल और सैन किस्म की इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी है, जो नॉन अलाइन मूवमेंट से शुरू होती है। जिस वक्त दुनिया का कोई मुल्क सोच भी नहीं सकता था कि वो या रशिया के साथ ना हो या अमेरिका के साथ ना हो, यानी ये सोच ही महज एक तरह की खुदकशी समझी जाती थी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये इनिशिएटिव लिया कि नो वी आर नॉट गोइंग टू बी स्टूजेस ऑफ एनी इंटरनेशनल पावर। तो नॉन अलाइन मूवमेंट की आगे कंटिन्यूटी हुई, आगे चलते चलते आज तक जो है आप देख लें, अमेरिका से भी उनका ताल्लुक जो है इस वक्त नंबर 1 पार्टनर के तौर पे है। रूस के से वो तेल लेके तो वापस अमेरिका और यूरोप को बेच रहे हैं। चीन के साथ उनका जो है वो सख्त किस्म की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और क्लैशेस और इवन टेंशन के बावजूद जो है बिलियंस ऑफ डॉलर की उनकी तजारत हो रही है। दुनिया के हर काबिल जिक्र फोरम, वो रीजनल है या इंटरनेशनल है, इंडो पैसिफिक में है या यूरोप में है, उसके जो है वो मेंबर हैं। तो इसके बावजूद क्या उनके किसी लीडर के मुंह से आपने सुना कि हमने ये जो कोल्ड वार है इसमें किसके साथ खड़ा होना है? तो अब बात यह है कि पाकिस्तान की जो कमजोर तरीन लीडरशिप हमेशा रही है और है अवाम दुश्मन, जो हमेशा अवाम के कॉन्फ्लिक्ट पे थ्राइव करती है और कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पे खड़ी होती है।